कहानियों के पश्चात अब हम बात करने वाले हैं उपन्यासों की। हिंदी साहित्य में जितने भी उपन्यास हैं जो साहित्य में हैं, मतलब इस सिलेबस में है यूपीएससी की हिंदी साहित्य के, उसके विषय में हम चर्चा करने वाले हैं। तो आज हम जिस उपन्यास के विषय में बात करेंगे वो है फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा लिखित उपन्यास मैला आंचल। मैला आंचल जो है हिंदी साहित्य का पहला आंचलिक उपन्यास भी माना जाता है। आंचलिकता का अर्थ होता है कि राइटर किसी एक एरिया की कहानी उठाता है और वहाँ पे जो भाषा बोली जाती है उसी में जो है उसका लेखन करता है। यानी कि जो कैरेक्टर्स आपस में बात करेंगे, वार्तालाप करेंगे, वो अपनी ग्रामीण जो भाषा है, लोक भाषा, उसी में बात करते हुए दिखाई देते हैं। इस वजह से जो मैला आंचल है, यहाँ पर कई बार ऐसा ही शब्द आ जाते हैं जिन्हें समझ पाना जो है उन लोगों के लिए कठिन हो जाता है जो उस एरिया से बिलोंग नहीं करते हैं। तो ये जो मैला आंचल कहानी है, ये बिहार जो है, बिहार में एक ज़िला है पूर्णिया में एक छोटा सा गांव है मेरीगंज। तो मेरीगंज की कहानी यहाँ पर फणीश्वर नाथ रेणु जो है वो बताते हैं और उसी को आधार बनाकर के कहानी आरंभ करते हैं। तो शुरू करते हैं कहानी के कथानक को। जो मुख्य कैरेक्टर्स हैं इसमें, उसकी एक लिस्ट मैंने बना दी है यहाँ पर, आप उसे देख सकते हैं। बाकी और भी बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं पर वो ज़्यादा मुख्य नहीं है, वो छोटे छोटे कैरेक्टर्स हैं। चूँकि ये एक उपन्यास है तो बहुत सारे कैरेक्टर्स जो है इसमें आएंगे, लेकिन हमें सिर्फ उन पर ध्यान देना है जो मुख्य रूप से बार बार आने वाले और इम्पॉर्टेंट हैं। तो ये लिस्ट जो है ये उन्हीं पात्रों की है। तो कहानी आरंभ करते हैं। सबसे पहले फणीश्वर नाथ रेणु जो है वो यहाँ की आंचलिकता के विषय में बताते हैं, जो कि काफ़ी विस्तृत चर्चा करते हैं। उसके बाद नामकरण का जो है उल्लेख वो करते हैं। तो मेरीगंज का नामकरण किस प्रकार से हुआ वो बताते हैं कि एक व्यक्ति था मार्टिन नाम का, मतलब जो अंग्रेज़ अधिकारी था और नील की खेती जो है वो करवाता था। तो फिर जब यहाँ पर आता है नील की खेती करवाने के लिए, तो उसको एरिया पसंद आता है और वहीं पर जो है एक बड़ी सी हवेली बना लेता है। और हवेली बनवाने के बाद बंगाल से अपनी वाइफ को भी, मेरी को भी यहीं पे लेकर के आ जाता है। और जो कोठी इसने बनवाई होती है यहाँ पर उसके रहने के लिए, उसी के आधार पर ये इस पूरे गांव का नाम जो है बदल कर रख देता है मेरीगंज, अपनी वाइफ के नाम पर, क्योंकि अपनी वाइफ से बहुत प्यार करता है मार्टिन जो होता है। तो अब इसका नाम जो है, इस गांव का नाम मेरीगंज इस तरीके से पड़ जाता है। अब पुराना नाम यहाँ पर किसी को भी याद नहीं है, क्योंकि जिन लोगों को याद था वो पीढ़ी अब ख़त्म हो चुकी है। एक बार कहा जाता है किसी व्यक्ति ने गलती से जो है मेरीगंज का पुराना नाम ले लिया था, तो उसको कोड़े पड़े थे गिन करके 10। तो उसके बाद से किसी ने भी जो है इस मेरीगंज का पुराना नाम नहीं लिया। और अब जो पीढ़ी यहाँ पर है वो कोई भी पुराना नाम जो है नहीं जानती है, सब मेरीगंज ही जानते हैं। तो इस तरीके से इस गाँव का नामकरण हुआ है मेरीगंज। अब होता ये है कि जब मार्टिन अपने वाइफ को लेकर के आता है तो गांव का एरिया होता है, तो इस वजह से यहाँ पर मलेरिया खतरा बहुत ज़्यादा होता है और मलेरिया फैलता है और मेरी को जो है वो हो जाता है मलेरिया। अब मतलब इसने पोस्ट ऑफिस खुलवाया होता है गांव में, लेकिन जब मेरी को हो जाता है मलेरिया तो उसको लगता है कि यहाँ पर पहले एक जो है मलेरिया सेंटर खुलवाना ज़रूरी था। अब इस तरीके से ये जो है भागता हुआ अपने घोड़े पर बैठ करके डॉक्टर को बुलाने के लिए जाता है बाहर शहर में, क्योंकि ट्रेन जो है छूट चुकी हुई थी जब तक यहाँ पहुँचता है। तो बताया जाता है कि जो मार्टिन था वो गाड़ी के पहुँचने से पहले ही डॉक्टर के पास पहुँच गया था। और डॉक्टर को लेकर जब वो वापस गांव आता है तो उससे पहले ही जो मैरी होती है वो मर चुकी होती है मलेरिया की वजह से। उसके बाद जो मार्टिन होता है, क्योंकि वो अपनी वाइफ को बहुत ज़्यादा प्यार करता था, इस वजह से उसको बहुत ज़्यादा दुख होता है। वो ठान लेता है कि यहाँ पर एक सबसे पहले मलेरिया सेंटर खुलवा कर तभी दम लेगा। तो इस तरीके से वो भाग दौड़ करना शुरू कर देता है, फाइलों के चक्कर लगाता है, यहाँ से वहाँ दौड़ता है, शहर चक्कर लगाता रहता है, लेकिन कुछ खास काम हो नहीं पाता और फाइनली जो है एक्सेप्ट कर दिया जाता है, पर काम शुरू नहीं होता है। और फिर मार्टिन जो है थोड़ा सा पगला जाता है और इसको एक पागल खाने में बंद कर दिया जाता है और उसी पागल खाने में जो है ये मर जाता है अपनी वाइफ मैरी को याद करते हुए। तो अब काफ़ी लंबा जो है ऐसा बीत चुका है एक, और जो इसकी मतलब अर्जी थी सेंटर खुलवाने की, मलेरिया सेंटर, वो एक्सेप्ट हो जाती है और मेरीगंज में एक मलेरिया सेंटर खुलने के लिए जो है मिल चुकी है मंजूरी कि हाँ खुलेगा। तो इस तरीके से गांव में कुछ लोग आते हैं मलेरिया सेंटर के विषय में बात करने के लिए। तो हम गांव के विषय में थोड़ी बात कर लेते हैं कि गांव जो है मेरीगंज जो है, यहाँ पर बहुत सारे टोले हैं, क्योंकि बहुत सारी जातियाँ रहती हैं, तो इसलिए प्रत्येक जाति का अपना एक टोला है। तो बहुत सारे टोले जो हैं गांव में छोटे छोटे हैं विभिन्न जातियों के, लेकिन 3 जो हैं यहाँ पर मुख्य टोले हैं जिनकी जो मतलब कोई भी बात होता है गांव में तो इन तीनों टोले के जो मुखिया होते हैं उनकी ज़्यादा इम्पोर्टेंस होती है, उनकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है।
तो 3 टोलों में सबसे पहला है राजपूत टोला, जिसके जो मुखिया हैं वो हैं राम कृपाल सिंह। दूसरा टोला है कायस टोला, जिसके जो मुखिया हैं वो है विश्वनाथ प्रसाद। साथ ही साथ ये जो विश्वनाथ प्रसाद हैं ये गांव के तहसीलदार भी हैं, तो इसलिए इनके टोले को मालिक टोला भी कहा जाता है। इसके बाद तीसरा जो इम्पोर्टेंट टोला है वो भी हालांकि इन दोनों की तुलना में थोड़ा सा नया है, वो है यादव टोला। इसके जो मुखिया हैं वो हैं खिलावन यादव। इस तरीके से ये 3 मुख्य टोले हैं गांव में। बाकी बहुत सारे टोले और हैं जो कि छोटे छोटे हैं, इस वजह से उनके ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। अब कहानी शुरू करते हैं। तो इस तरीके से जब हमने देखा कि जो मार्टिन ने अर्जी दी थी मलेरिया सेंटर खुलवाने की वो एक्सेप्ट हो जाती है, और इस तरीके से गांव में एक मलेरिया सेंटर खुलवाने के लिए डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के लोग जो हैं आते हैं। लेकिन गांव वालों को लगता है कि ये जो हैं मिलिट्री के लोग हैं जो किसी को पकड़ने के लिए आए हैं, क्योंकि जो कहानी हम पढ़ रहे हैं मैला आंचल, इसका आरंभ हुआ है भारत की स्वतंत्रता से थोड़ा सा पहले, और इसकी समाप्ति जो है स्वतंत्रता के बाद होती है। तो इस वजह से जो है आए दिन कोई ना कोई आंदोलन होता ही रहता है। तो उन लोगों को लगता है कि शायद गांव के किसी व्यक्ति ने पार्टिसिपेट किया होगा, इस वजह से मिलिट्री वाले लोग आए हैं और किसी को पकड़ने के लिए आए हैं शायद, और हमारे गांव के ऊपर जो है जुर्माना लगेगा। तो जो गांव के तीनों मुखिया हैं, मतलब ये जो तीनों अलग अलग टोले के जो मुखिया हैं, ये अपना अपना कुछ व्यवस्था करते हैं, मतलब कुछ खाना पानी आटा चावल जो भी हो सकता है वो दे कर के विदा किया जा सके, इसलिए कुछ इंतजाम करके पहुंचते हैं। अब जब विश्वनाथ प्रसाद वहाँ पहुंचते हैं तो उन्हें पता चलता है कि ये मिलिट्री के लोग नहीं हैं, बल्कि ये तो जो हैं मलेरिया सेंटर खुलवाने के लिए डिस्ट्रिक्ट बोर्ड से लोग आए हुए हैं। तो फिर उनकी वार्तालाप जो है आरम्भ होती है उनके साथ। और यादव टोले के जो लोग हैं, इन लोगों को लगता है कि जो बालदेव है, बालदेव जो है इनके गांव में कांग्रेस का कार्यकर्ता है, जो आए दिन किसी न किसी आंदोलन में पार्टिसिपेट करता रहता है, मतलब जो कार्यक्रम होते हैं कांग्रेस के उसमें। तो उन लोगों को लगता है कि शायद इसी ने कुछ किया होगा, बालदेव ने, इसी वजह से इसी को ढूंढते हुए लोग आए होंगे। हम जो है बालदेव को इन लोगों के हवाले कर देंगे तो ये लोग चले जाएंगे हमारे गांव से। तो यादव टोले के लोग बालदेव को पकड़ करके ले आते हैं। अब जब डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के लोग देखते हैं बालदेव को तो वो चौंक जाते हैं कि अरे बालदेव को आप लोगों ने बांध क्यों रखा है, क्योंकि वो लोग जानते होते हैं बालदेव को, क्योंकि बालदेव का आना जाना लगा रहता है कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में। तो इस तरीके से वो लोग चौंक जाते हैं यादव टोले के लोग कि ये क्या कर दिया हमने। तो वो लोग वहाँ से भाग जाते हैं बालदेव को छोड़कर, और फिर डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के लोग बालदेव की रस्सियाँ वस्सियाँ खोलते हैं और फिर उनसे बात करते हुए बताते हैं कि आपके गाँव में एक मलेरिया सेंटर खुलने वाला है, इसलिए आप सभी को जो है इसमें। इस प्रकार से सभी लोग राज़ी हो जाते हैं कि हाँ ठीक है, हम लोग पार्टिसिपेट करेंगे, हम लोग जो है योगदान देंगे, सहयोग देंगे मलेरिया सेंटर के बनने में। और इस प्रकार से जो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के लोग होते हैं वो वहाँ से चले जाते हैं। अभी गांव जो मतलब ये जो खबर है ये पूरे गांव में फैल जाती है कि गांव में एक मलेरिया सेंटर खुलने वाला है। तो कुछ लोग खुश होते हैं, कुछ लोग दुखी होते हैं, और इनमें से एक व्यक्ति है ज्योति काका, वो जो है ब्राह्मण टोले से आते हैं। तो ज्योति काका बिल्कुल भी खुश नहीं है, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि जो डॉक्टर्स होते हैं ये लोग ही मलेरिया फैलाते हैं, क्योंकि वो लोग ऐसे इंजेक्शन लगा देते हैं जिससे लोग बीमार हो जाते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं, और कुओं में जो है ऐसी दवाइयाँ डाल देते हैं जिसकी वजह से लोग बीमार होते हैं। तो इस वजह से उन्हें भरोसा नहीं है डॉक्टरों के ऊपर, और वो इस चीज़ का बिल्कुल विरोध करते हैं। उनको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है कि मलेरिया सेंटर खुलने वाला है। और बाकी कुछ लोग खुश होते हैं, कुछ लोग नहीं होते हैं। तो अभी जब चर्चा चल रही है तो फिर ये होता है कि कौन लोग जो है हेल्प करेंगे, क्योंकि मलेरिया सेंटर बनाने के लिए लोगों की ज़रूरत होगी। तो जो मज़दूर हैं उनसे बोला जाता है कि वो जो है फ्री में यहाँ पर आकर काम करें। तो वो लोग तैयार नहीं होते हैं कि ऐसे कहते हैं हम अपना सारा काम छोड़कर यहाँ पर फ्री में आ जाएँ। तो फिर ये तय होता है कि जो मज़दूर काम करेंगे यहाँ पर उनको जो है एक टाइम का भोजन दे दिया जाएगा और थोड़े बहुत पैसे दिए जाएंगे। तो पैसे देने के लिए तीनों टोलों की में जो मतलब मुख्य टोले हैं इनके बीच में बात होती है कि कौन कितना क्या देगा। तो काफ़ी बहस करने के बाद फिर लोग राज़ी हो जाते हैं कि ठीक है, आधा जो है पैसा दे देंगे लोगों को मिला करके, और आधा जो है खाना वाना दे देंगे दिन का। तो ये तय हो जाता है कि मलेरिया सेंटर बनेगा, और इस तरीके से काम जो है शुरू हो जाता है। अब अगला सीन आता है यहाँ पर मठ का। गाँव में एक मठ है, और मठ के जो महंत हैं सेवादास, वो एक अंधे व्यक्ति हैं। और सेवादास जो हैं अब उन्हें रात को सपना आता है, मतलब गांधी जी इनके सपने में आते हैं, मतलब गांधी जी के जो गुरु हैं वो आते हैं इनके सपने में, और वो बताते हैं कि गांधी जी जो है इतना अच्छा काम कर रहे हैं, तुम्हारे गांव में मलेरिया सेंटर खुलवा रहे हैं, तो तुम्हें भी कुछ योगदान करना चाहिए। और ये बोलकर इनके गुरु जो हैं सेवादास के वो चले जाते हैं। अब सुबह जो है मतलब काफ़ी बहुत जल्दी जो है ये उठ जाते हैं, और उसके बाद अपने चेले को उठाते हैं रामदास को कि रामदास उठो और जाकर जो है मतलब इनके स्नान का जो है प्रबंध करो। तो रामदास कहता है कि इतनी जल्दी उठने की क्या ज़रूरत है। तो वो कहते हैं कि तुम भी कभी कभी जल्दी उठ जाया करो। उसके बाद वो कहते हैं जाओ और जा कर के
लक्ष्मी को उठा दो। लक्ष्मी जो है इस मठ की जो है दासी है, सेवादास की, या फिर एक तरीके से कुठारी है जो कि पूरे मठ की देखभाल करती है, क्योंकि सेवादास जो है वो अंधा है। तो फिर सुबह होती है और जो मठ के मतलब कार्यक्रम होते हैं सुबह के वो सारे हो जाते हैं। उसके बाद सेवादास ऐलान करता है अपने सपने के बारे में, और साथ साथ ये भी ऐलान करता है कि इस वजह से जो है मलेरिया सेंटर खुलने की खुशी में वो पूरे गांव को एक बहुत बड़ा सा भोज देने वाला है। वो ये भोज की बात सुनकर के लोग बहुत खुश हो जाते हैं पहले तो, क्योंकि गाँव में इतना बड़ा बड़ा भोज जो है किसी ने पहले दिया नहीं है, और साथ ही साथ इतने गरीब लोग हैं कि उन्होंने कभी इतना अच्छा खाना खाया भी नहीं है, तो इसलिए वो लोग बहुत खुशी हैं। अब इसमें से भी जो लोग हैं वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गए हैं। एक तो बहुत खुशी है जो बहुत तारीफ़ किए जा रहे हैं सेवादास की, जो कि पहले उसकी बुराई किया करते थे, अब तारीफ़ कर रहे हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं बिल्कुल ढीठ हैं, वो कह रहे हैं कि हम तो नहीं मानते हैं कि ये सेवादास जो है। लोग जो हैं वो सेवादास के इस फैसले को लेकर बिल्कुल खुश नहीं है। इसी में से एक व्यक्ति है जिसका नाम है किस्नू, जो कि पहले मठ पर काम किया करता था। तो किस्नू कहता है कि मेरे पैसे तो इसने सेवादास ने मार रखे हैं, मतलब दिए ही नहीं हैं काम के, और यहाँ पर दिखावा करने के लिए जो है ये बहुत बड़ा भंडारा रच रहा है। तो उसको बिल्कुल पसंद नहीं आता, और वो कहता है कि हम ऐसे लोगों को नहीं मानते, हम इन लोगों को बिल्कुल भी अच्छा आदमी नहीं मानते हैं। उसके बाद वो बताता है अपनी कहानी कि किस प्रकार से जब लक्ष्मी जो है वो बहुत ही छोटी सी अबोध सी बच्ची थी, जब उसको इस मठ पर लाया गया था। लक्ष्मी के जो पिता हैं वो इस मठ पर काम किया करते थे, और जब लक्ष्मी के पिता की मृत्यु हो गई तो उसके बाद लक्ष्मी को लेकर के 2 मठ के बीच में आपस में बहस हुई थी कि लक्ष्मी कहाँ पर रहेगी। तो आखिर में सेवादास जो था वो जीत गया, और उसको केस जीत गया और लक्ष्मी को अपने मठ पर ले आया था। तो उसको लाते वक्त जो वकील था उसने कहा था कि इसको खूब पढ़ाइए लिखाइएगा और फिर उसके बाद इसका विवाह कर दीजिएगा। तो सेवादास ने कहा था चिंता मत कीजिए, हम इसको बहुत अच्छे से रखेंगे। उसके बाद मठ पर लाने के बाद इसने जो है लक्ष्मी को अपनी दासी बना लिया, और रोज़ रात में जो है लक्ष्मी की रोने की आवाज़ सुन करके जो किस्नू है वो कहता है वो सो नहीं पाता था। इतनी ज़्यादा जो है दर्दनाक चीख होती थी उसकी कि उसको सुनकर जो है पत्थर भी पिघल जाए, पर इस अंधे सेवादास को कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। तो इस वजह से वो उसको बिल्कुल भी अच्छा नहीं मानता है। उसके बाद वो कहता है कि एक बार सेवादास जो है वो चला गया, मतलब किसी काम से कहीं गया था बाहर। तो फिर उसके बाद उसको लगा कि आज तो लक्ष्मी जो है अच्छे से सोएगी, पर क्या फ़ायदा। अब वो सेवादास से छूटी तो रामदास ने जो है उसका फ़ायदा उठाया। तो इस तरीके से वो बताता है कि कितनी छोटी सी बच्ची जो है जब वो सुबह दूध लेने के लिए आती थी उसके पास, तो उसकी आंखें जो है बिल्कुल लाल लाल होती थी, और वो पूछता था कि रात को क्यों रो रही थी। तो वो जो है एक छोटी सी मतलब बच्चिया की तरह उसकी तरफ टुकुर टुकुर देखने लग जाती थी। तो इस वजह से किस्नू जो है वो सेवादास को बिल्कुल पसंद नहीं करता है, और वो कहता है कि ये ब्रह्मचारी नहीं, ये तो व्याभिचारी है। और उसके बाद वो उसके उद्कारते हुए वहाँ से चला जाता है किस्नू। अब गांव के लोग मतलब सभी जानते हैं इस विषय में कि वो किस प्रकार का आदमी है, लेकिन क्योंकि भोज जो है इन लोगों को मिल रहा है तो उस वजह से भोज के मारे सभी लोग शांत हैं और बहुत खुश हैं। अब उसकी तारीफ़ करना जो है सेवादासी शुरू कर देते हैं कि कैसा भी व्यक्ति हो, इतना बड़ा भोज जो है आज तक किसी ने नहीं दिया है, तो आदमी तो अच्छा है, जो भी है ऐसा है वैसा है। उसके बाद लोग काफ़ी खुश हैं। अब एक और समस्या जो है निकल कर आती है, क्योंकि जो गांव में बहुत सारी जातियों के लोग जो हैं अलग अलग टोले में रहते हैं, तो प्रत्येक जो टोला है वो अपने से निम्न टोले के साथ बैठकर एक ही पंगत में खाने के लिए तैयार नहीं है। और इसी वजह से गांव में फिर से बहस शुरू हो जाती है कि हम एक साथ बैठकर नहीं खाएंगे। अब इस बात को लेकर के एक जो है पंचायत बुलाई जाती है और सभी लोग वहाँ पर आते हैं और अपनी अपनी बात रखते हैं। अब यहाँ पर जो बालदेव है वो कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता है, और वो बहुत लंबा चौड़ा भाषण सोच करके आया है कि वो ऐसा भाषण देगा। लेकिन जैसी सभा स्टार्ट होती है, लक्ष्मी खड़ी होकर के एक ऐसा भाषण देती है, और बीच बीच में जो है वो साहेब बंदगी करती रहती है। मतलब बीच बीच में जो है वो जो उसने पढ़ा होता है किताबों में उन बड़े बड़े लोगों की बातों को जो बीच बीच में कोट करती रहती है। अब इस वजह से उसका जो भाषण है वो बहुत ज़्यादा प्रभावी हो जाता है और लोग थोड़े बहुत प्रभावित हो भी जाते हैं। अब ये सुन कर के जो बालदेव है, मतलब उसने आज पहली बार लक्ष्मी को देखा और वो उसको देखकर ही बिल्कुल मुग्ध हो गया और एक तरीके से उसको उससे प्यार हो जाता है। अब उसके बाद बालदेव इतनी तैयारी करके आया था भाषण देने की, लेकिन लक्ष्मी के भाषण सुनने के बाद उसकी हिम्मत ही नहीं रही थी, क्योंकि उसको इतनी अच्छी अच्छी लाइनें बोलनी नहीं आती, कोट करनी नहीं आती, तो वो कैसे कर पाएगा। पर फिर भी आखिरकार उसने तैयारी की है तो आज बोलेगा, वो ज़रूर बोलेगा। तो वो बोलना शुरू करता है जब उसका मौका आता है, और वो बताता है किस प्रकार से जो है गांधी जी हैं वो प्रयास कर रहे हैं, गांव जाकर जो है अछूतों की सेवा कर रहे हैं, गांव को मतलब पूरे देश को एक करने के लिए लगे हुए हैं, और आप लोग इस तरीके से लड़ेंगे तो कैसे चलेगा। उसके बाद वो अपनी शर्ट उतार कर दिखाता है किस प्रकार से पुलिस वालों ने जो है उसको मारा है और उसके पूरे बॉडी पर जो है वो
लकीरें बन गई हैं, लाइनें बन गई हैं। तो इस प्रकार से लोग जो है काफ़ी मंत्रमुग्ध हो जाते हैं और ये हो जाता है कि ठीक है चलो सब लोग एक ही साथ बैठकर खा लेंगे, और जिनको नहीं खाना है, जिनको ज़्यादा ही वो है, वो अपना खाना पैक करा के अपने घर जाकर खा सकते हैं। और इस तरीके से ये जो मुद्दा था साथ बैठकर ना खाने का, ये सॉल्व हो जाता है। और बालदेव जो है अब उसके सामने सिर्फ़ और सिर्फ लक्ष्मी ही लक्ष्मी दिखाई दे रही है। अभी आता है और खिलावन सिंह के घर पर जो है मतलब वहीं पर जाकर के सोता है बाहर उसके, क्योंकि जब से ये इंसिडेंट हुआ है, जब से मतलब डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के लोग आए थे और उन्होंने बालदेव की इतनी तारीफ़ की, तो ये लोग जो है काफ़ी ज़्यादा वो हो जाते हैं मंत्रमुग्ध, और बालदेव जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है पूरे गांव के लिए। तो इस वजह से जो खिलावन यादव की वाइफ होती है वो जाती है और उसकी बूढ़ी मौसी को जो है अपनी घर की मालकिन बनाकर चली जाती है कि मौसी तुम कभी कभी आ जाया करो घर पे। तो इस तरीके से आज तक जिस बुढ़िया व्यक्ति को जो है कोई पूछता नहीं था, आज घर मतलब गांव की मालकिन जो है वो आती है और उसको अपने घर की मालकिन बनाकर चली जाती है। तो मौसी काफ़ी खुश हो जाती है और बालदेव का भी जो है गांव में सम्मान होता है, और खिलावन सिंह जो है उसको अपने यहाँ आने जाने के लिए वो बोलते हैं और वो वहीं पर जाकर सोता है। बाद जब वो जाता है सोने के लिए तो उसको नींद नहीं आ रही होती है, क्योंकि लक्ष्मी जो है उसके पूरे विचारों में घूम रही होती है, और लक्ष्मी के चलते उसको माया जी की याद आती है। ये जो बालदेव है वो यहाँ का नहीं है, मतलब मेरीगंज का नहीं है, ये चन्ननपट्टी का है। चन्ननपट्टी मेरीगंज के बगल में ही एक छोटा सा गांव है। तो उसके बाद जब भी लेटा हुआ है तो ये सोचता है कि इसके माता पिता के जो बालदेव है उसके माता पिता की मृत्यु हुई थी, और उसके चाचा चाची जो हैं वो उससे बहुत काम करवाते थे, भैंसें चरवाते थे, घर का काम करवाते थे, और खाने के लिए भी बहुत ही कम देते थे। लेकिन इन दोनों की जो बेटी थी वो चुरा चुरा कर चुपचाप से जो है बालदेव को दूध और मलाई दे दिया करती थी कभी कभी। लेकिन उसके बाद उसका विवाह हो गया और अब तो उसके 3 बच्चे भी हैं। तो फिर वो सोचता है कि इस प्रकार से एक दिन जो है चन्ननपट्टी में कांग्रेस पार्टी की एक मीटिंग हुई थी, और उस मीटिंग में जो है जो कार्यक्रम हुआ था वहाँ पर 3 व्यक्ति जो थे वो गए थे और उन्होंने इस कार्यक्रम में अपना नाम दर्ज करवाया था। उनमें से एक था बालदेव, एक था चुन्नी गोसाई और तीसरा था बावन दास। उन तीनों ने अपना नाम लिखवाया। उसके बाद से जो बावन दास था, मतलब जो ये है बालदेव, ये चन्ननपट्टी से आ जाता है अपनी मौसी के घर पर रहने के लिए मेरीगंज। तो मेरीगंज जो है इसकी मौसी का घर है, तो ये यहीं पर रहता है अब, क्योंकि उसके चाचा चाची वहाँ पर इसको बहुत दुख दिया करते थे। तो अब यहीं पर रहता है, और कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता होने के कारण जो है गांव के उद्धार में भी ये लगा हुआ है। तो इस प्रकार से अब सुबह हो जाती है और ये जागता है ये सब सपना देखते हुए, और फिर इसे याद आती है मतलब अचानक से कि जो मतलब जिन लोगों से प्रभावित हुआ था जिसकी वजह से नाम लिखवाया था, उनमें एक थे किशन बाबू, और जो किशन बाबू थे उनकी वाइफ थी माया जी, जो कि बहुत ही अच्छी थी। तो माया जी की तुलना वो लक्ष्मी से करता है कि लक्ष्मी भी जो है माया जी के समान ही है, बिल्कुल उन्हीं की तरह बोलती है, बात करती है और उन्हीं के समान दिखती है, ऐसा सोच रहा होता है। और इस प्रकार से इसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं कि किशन बाबू की किस प्रकार से मृत्यु हो गई थी, और उसके बाद जो माया जी थी वो काशी चली गई थी, और ये लोग बहुत दुखी हुए थे। और बावन दास तो बहुत ज़्यादा रोया था। बावन दास को जो वो लोग हैं वो लोग भगवान कहते थे काफ़ी लोग, क्योंकि बावन दास जो है भगवान के तरीके से उसको बोला जाता। अब सुबह हो जाती है और ये उठता है तो देखता है कि गांव में क्या कुछ चल रहा है। अब मतलब एक टाइम बीत जाता है, मतलब ये जो मलेरिया सेंटर बन रहा था ये बन करके अब तैयार हो जाता है, और अब डॉक्टर को लेने जाने की बारी आती है कि डॉक्टर को लेने के लिए मतलब रिसीव करने के लिए कौन जाएगा स्टेशन पर। तो चूँकि बालदेव जो है वही इस समय पूरे गांव में एक ऐसा व्यक्ति है जिसकी पहुंच बाहर भी है, तो फिर वो कहता है कि बालदेव जी सही आदमी हैं डॉक्टर प्रशांत को रिसीव करने के लिए। तो इनको भेज दिया जाता है कि आप जाइए और रिसीव करके लाइए। तो फिर ये चले जाते हैं स्टेशन बालदेव जी, और मठ पर जो है सुबह से तैयारियाँ शुरू हो जाती हैं भंडारे की, क्योंकि भंडारा होना है तो सुबह से खाना बनना शुरू हो जाता है। और छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो वहाँ पर आसपास घूम रहे हैं जहाँ पर खाना बन रहा है, और कुत्ते और पिल्ले जो हैं वो भी वहीं पर घूम रहे हैं। अब यहाँ पर एक व्यक्ति है प्यारू नाम का, जो कि किसी और गांव में रहता है, और एक डॉक्टर का पहले जो है ये नौकर हुआ करता था। लेकिन डॉक्टर साहब की जब तबादली हो गई तो ये जो है पूरे तरीके से बेरोज़गार हो गया। लेकिन जब इसने सुना कि मेरीगंज में एक नया जो है मलेरिया सेंटर खुला है और वहाँ पर एक नया डॉक्टर आ रहा है, तो इसने खुद को जो है खुद ही से डॉक्टर प्रशांत का नौकर घोषित कर दिया और ये चला आया।
और उसके बाद अब सारी चीज़ें व्यवस्थित कर रहा है कि डॉक्टर के आने से पहले ही सारी चीज़ें व्यवस्थित हो जानी चाहिए। तो ये कहता है कि डॉक्टर साहब जो है भंडारी खाना नहीं खाएंगे, तो उनके लिए मुझे अलग से खाना बनाना पड़ेगा। और फिर डॉक्टर साहब आते ही सबसे पहले अपना हाथ धोएंगे, इसीलिए साबुन चाहिए। अब साबुन जो है गाँव में किसी के पास नहीं है सिवाय विश्वनाथ प्रसाद की बेटी कमली के पास। पूरे गांव में सिर्फ उसी के पास साबुन है। तो साबुन के लिए सब कहते हैं कि जाओ और जाकर विश्वनाथ प्रसाद के यहाँ से कमली से जो है साबुन मांग कर ले आओ। यहाँ पर रेणु जी लिखते हैं कि जब कमली जो है साबुन लगा करके नहाती थी तो पूरा गांव जो है गम गम करने लगता था। तो इस प्रकार से साबुन जो है कमली के यहाँ से लेकर के आते हैं और रख देते हैं। और बालदेव जो है रिसीव करने के लिए जाता है प्रशांत को, और प्रशांत को रिसीव करके गांव में लेकर के आता है और बाकी जितने भी मतलब मुख्य टोले के मुखिया हैं उन सबसे मिलाता है। और इन्हीं में से एक व्यक्ति से वो मिलवाता है कालीचरण से, जो कि अभी जो है एक पहलवानी करता है और बाद में जो है इसका इम्पॉर्टेंट रोल प्ले होने वाला है। तो उस तरीके से सबसे मिलवाता है। और प्रशांत जब अंदर जाता है लक्ष्मी इसको देखती है और एकदम से बस देखती रह जाती है। और फिर अचानक से वो पूछ बैठती है उससे कि डॉक्टर साहब आप अकेले आए हैं अपनी वाइफ को और बच्चों को नहीं लाए? तो उसके बाद कुछ बोलता नहीं है। वो कहता है कि मेरा कोई भी नहीं है, मैं अनाथ हूँ, ऐसा बोलता है प्रशांत और फिर चला जाता है वहाँ से। अब ये सुन कर के जो लक्ष्मी है उसको बहुत बुरा लगता है कि उसको ये सवाल नहीं पूछना चाहिए था, क्योंकि अनाथ होने का क्या दुख होता है वो लक्ष्मी से अच्छा कोई समझ ही नहीं सकता है। तो उसे बहुत बुरा लगता है कि उसने ये सवाल आखिरकार क्यों पूछ लिया, तो उसको दुख होता है। उसके बाद अब प्रशांत जो है वो जाता है गाँव में बालदेव के साथ गाँव को देखने के लिए, गाँव की एक जो है भ्रमण करने के लिए जाता है। अब भंडारा जो है शुरू हो जाता है। गांव में बहुत से लोग जो हैं, कुछ लोग खा रहे हैं, कुछ लोग बांध के लेके जा रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा माहौल जो है खुशनुमा है। और इस प्रकार से पूरा भंडारा अच्छे से जो है निपट जाता है। और अब शाम का समय है और जो महंत सेवादास हैं ये आते हैं और बैठते हैं और फिर लक्ष्मी को पुकारते हैं। फिर लक्ष्मी जाती है और कहती है कि आप क्या कह रहे हैं, आपने जो है बीजक पे हाथ रख के कसम खाई थी कि आपके बाद ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे, लेकिन आप फिर से माया के बस में होते जा रहे हैं। तो फिर वो कहता है कि बस एक बार लक्ष्मी, बस एक बार। और इस तरीके से वो लक्ष्मी का हाथ पकड़ खींचता है अपनी तरफ और लक्ष्मी जो है उससे दूर भागने के लिए अपना जो है दम लगाती है। दोनों जो है एक दूसरे अपना अपना दम जो है एक दूसरे की तरफ हटाने के लिए लगाते हैं। और अचानक से सेवादास जो है लक्ष्मी को खींचने के चक्कर में इतना दम लगाता है कि उसका दम ही निकल जाता है और सेवादास जो है मर जाता है। अब सेवादास जब मर जाता है लक्ष्मी चौंक जाती है कि आखिरकार ये क्या हुआ। और फिर वो चिल्लाती है और रामदास को बुलाती है। अब रामदास देखता है कि ये तो मर गया। अब उसको भी दुख होता है। फिर लोग बैठकर कहानी बनाते हैं कि क्या बताया जाएगा कि कैसे मरे सेवादास। अब सुबह होती है और पूरे गाँव में हल्ला हो जाता है कि सेवादास जो है मर गया। अब सब लोग आते हैं तो रामदास एक बढ़िया सी कहानी बनाकर सुनाता है कि जैसे ही भंडारा ख़त्म हुआ और सेवादास महाराज जो हैं वो आए और बैठे अपनी जो है मतलब वो जो करते थे साधना करते थे, तो साधना में बैठे और उसके बाद देखते देखते उन्होंने एक बच्चे का रूप ले लिया और उस बच्चे से जो है दिव्य ज्योत निकलने लगी। और ये देख कर रामदास बेहोश हो गया। और जब सुबह हुई तो लक्ष्मी ने उसे उठाया और देखा कि सेवादास जो है वो अपना शरीर त्याग चुके हैं। और इस प्रकार से क्या मौत हुई है उनकी, मतलब क्या शरीर त्याग किया है, लोग तारीफ़ कर रहे हैं कि वाह क्या बात है। और इस प्रकार से सेवादास जो है वो मर चुका है और अब अगले महंत के लिए जो है गांव में चर्चा होनी शुरू हो जाती है। आज जो है हम यहीं पर कहानी को रोकते हैं, अगला हिस्सा जो है हम बाद में सुनाएंगे। तो आज के लिए बस इसी पॉइंट पर कहानी को हम लोग एंड करते हैं।